सो एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज थोड़ा सा। ठीक है, होता क्या है एंजाइना पेक्टोरिस एंड ठीक है। सो व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस? फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस? हम किसे कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस? दैट मींस देयर इज अ देयर इज अ पेन, discomfort on the chest. What kind of discomfort is? So angina pectoris is a chest discomfort due to myocardial ischemia without necrosis. ठीक है, नेक्रोसिस हुए बिना उसको बोलते हैं। जब नेक्रोसिस हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा? मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इंफार्क्शन, ठीक है, तब उसे इंफार्क्शन कहा जाएगा। इट अकर्स व्हेन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एक्सीड्स द ऑक्सीजन सप्लाई। दैट मींस बॉडी की डिमांड बढ़ गई है सप्लाई से ज्यादा, सप्लाई ही कट शॉर्ट हो गई है उस जगह पर। ठीक है, कम हो गई है मतलब मायोकार्डियम में। इट इज अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अंडरलाइंग कोरोनरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज की मैनिफेस्टेशन होती है। क्या होता है? एंजाइना इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल बेसिस। तो हम मैंने ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, इसको कट शॉर्ट कर रहे हैं हम लोग कि एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोविंग की वजह से क्या होता है? देयर इज इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम हो जा रहा है। एक पाइप से अगर पानी को मतलब पाइप के अंदर के जो डायमीटर उसको कम कर दिया जाए तो क्या होगा? सप्लाई भी कम होगा पानी का। तो उसी तरह से इस केस में यही हो रहा है। ठीक है, तो कोरोनरी ब्लड फ्लो विल डिक्रीज एंड देयर विल बी मायोकार्डियल इस्चीमिया एंड एंजाइना पेन विल डेवलप। ठीक है, इसमें पूरा कहानी कोई पूछने मत बैठना कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। ठीक है, एक तरह से शॉर्ट रिवीजन और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है कुछ। ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है? अगर किसी को अगर कार्डियक वास्कुलर प्रॉब्लम है तो फिजिकल एक्सर्शन करने से उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इमोशनल स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन। तो इसलिए बोलते हैं ना, जिसको भी दिल की बीमारी है तो उसके सामने कोई भी बहुत एक्साइटमेंट वाली, बहुत खुशखबरी या फिर बहुत ज्यादा दुख हमें कभी भी बताना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट कैन बी वेरी फेटल फॉर दैट पर्सन। फिर कोल्ड एक्सपोजर, हेवी मील्स है ना, जिसको दिल की बीमारी है तो उसको हेवी मील का मतलब क्या? तेल का, तला हुआ, भुना हुआ, मसालेदार, ये सब नहीं खाना चाहिए। फिर स्मोकिंग इज वन ऑफ द वेरी 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 जाइगेंटिक प्रॉब्लम फॉर दैट पर्सन। विल बी अ जाइगेंटिक प्रॉब्लम अगर वो स्मोकिंग सीज ना करे। एनीमिया, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, कोरोनरी स्पैज्म, ये सारी चीज ट्रिगर करती है। दे आर ऑल ट्रिगरिंग फैक्टर्स फॉर द एंजाइना पेक्टोरिस। सो हम बात करते हैं अलग अलग तरह के एंजाइना के बारे में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विल टॉक अबाउट द एंजाइना, स्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द अनस्टेबल एंजाइना, प्रिंसिपल एंजाइना, माइक्रोवास्कुलर एंजाइना, जिसको हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट कार्डियक सिंड्रोम एक्स भी कहते हैं। ठीक है, इससे एमसीक्यू पूछा गया एक बार। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट कि स्टेबल एंजाइना क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग स्टेबल एंजाइना क्या होता है। क्या होता है? प्रिडिक्टेबल चेस्ट पेन ड्यू टू फिक्स्ड एथेरोस्क्लेरोटिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंक्रीज डिमांड। ठीक है, व्हाट इज स्टेबल एंजाइना? इट इज अ प्रिडिक्टेबल चेस्ट पेन ड्यू टू फिक्स्ड एथेरोस्क्लेरोटिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड एन इंक्रीज डिमांड। दैट मींस कुछ नहीं कि हमें पता है कि ये चेस्ट पेन होगा ही होगा जब हमें पता चल गया कि उसका एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ा हुआ है, मतलब उसका लिपिड प्रोफाइल बहुत ज्यादा खराब है। डिसलिपिडीमिया से ही हमें पता चल जाएगा कि देखो इसको हार्ट की इश्यू हो ही सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है? चेस्ट पेन होता है ड्यू टू प्लाक इनस्टेबिलिटी विद और विदाउट थ्रोम्बस एट रेस्ट और ऑन मिनिमल एक्सर्शन, जिसका हम डिस्कशन कर भी चुके हैं कि रेस्ट में भी अगर किसी को दिक्कत हो रही है, मिनिमल एक्सर्शन से भी किसी को दिक्कत हो रही है, तो दैट इज अनस्टेबल। और अनस्टेबल में और एक चीज याद रखनी है, सिर्फ एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं हो रहा है, उसके ऊपर जो प्लाक फॉर्मेशन जो मैं पहले बता चुका हूं वो अनस्टेबल हो गया, वो रप्चर होने की टेंडेंसी पे है। ठीक है, और रप्चर हो गया है क्या पता, एंड दैट इज द रीजन इट विल बिकम अ अनस्टेबल एंजाइना। फिर है प्रिंस मेटल एंजाइना, जिसको हम लोग बोलते हैं वैसोस्पैस्टिक एंजाइना भी कहते हैं। ठीक है, तो चेस्ट पेन ड्यू टू ट्रांजिएंट कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये एमसीक्यू के लिए यही इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या है कि ट्रांजिएंट कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म। व्हाट इज प्रिंस मेटल एंजाइना? इट इज अ पेन ड्यू टू ट्रांजिएंट कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म कॉजिंग इस्चीमिया। मतलब आर्टरी का एक थोड़े समय के लिए अगर स्पैज्म हो रहा है, उसी की वजह से इस्चीमिया हो रहा है, वही चेस्ट पेन में प्रेजेंट कर रहा है। दैट इज प्रिंस मेटल एंजाइना। ठीक है, फिर है माइक्रोवास्कुलर एंजाइना, जिसको कार्डियक सिंड्रोम एक्स कहते हैं। ये क्या होता है? बेसिकली इस्चीमिया ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ क्या?
स्मॉल कोरोनरी आर्टरीज विदाउट सिग्निफिकेंट एपिकार्डियल स्टेनोसिस। तो ये याद रखना, इसमें क्या इन्वॉल्व होती है, स्मॉल कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इन सबसे कंपैरिजन में हमें ये वाला पॉइंट इसके लिए याद रखना है, दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्मॉल कोरोनरी आर्टरी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी? पैथोफिजियोलॉजी हम लोग लगभग लगभग जानते ही हैं सबका। इसमें फिक्स स्टेनोसिस होगा, दैट मींस मोर देन 70% स्टेनोसिस हो गया है और ब्लड फ्लो हैम्पर हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, प्लाक रप्चर हो गया, ठीक है, या फिर थ्रोम्बस फॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फ्लो कम होने की वजह से वैसोस्पैज्म हो रहा है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी का स्पैज्म होता है प्रिंस मेथल में। तो ये पहले दिमाग में रखो, क्योंकि नीचे आगे बढ़ते जाएंगे तो मतलब भूलते जाओगे कि क्या का किस सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हैं हम लोग। पहला हम लोग बोल रहे हैं कि स्टेबल एंजाइना की बात कर रहा हूं मैं, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम है अनस्टेबल एंजाइना की, दिमाग में छाप लो। तो तीसरा कॉलम प्रिंस मेथल एंजाइना की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या हो गया। फिर चौथा मैं बात करूंगा माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक एक्स सिंड्रोम। ठीक है, तो ये सीक्वेंस का ध्यान रखना, इसी सीक्वेंस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी की बात अगर हम करें, हम बात करते हैं अब माइक्रोवेस्कुलर में क्या होता है, देयर विल बी इंपेयर्ड वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन ठीक से नहीं होगा। ठीक है, ओके। देन ऑनसेट, ये क्यों होता है स्टेबल एंजाइना? ड्यू टू एक्सर्शन, स्ट्रेस, हेवी मील्स, कोल्ड, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर द स्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि एट रेस्ट होगा या फिर मिनिमल एक्सर्शन पे होगा। ठीक है, और प्रिंस मेथल क्या होता है, ये भी एट रेस्ट होता है, यूजुअली एट नाइट। पर ये याद रखना, नाइट वाला या फिर अर्ली मॉर्निंग वाला पॉइंट हमें हमेशा, मैंने उस दिन भी बताया था, प्रिंस मेथल के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना किसकी वजह से होता है? ड्यूरिंग एक्सर्शन और स्ट्रेस, ऑल्सो एट रेस्ट। तो समवट ये सिमिलर है, बट एक्सर्शन एंड स्ट्रेस इसके लिए प्रोमिनेंट है, वेरी प्रोमिनेंट इन सबके कंपैरिजन में। ठीक है, स्ट्रेस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, कहीं पे टाइमिंग की दिक्कत है, कहीं पे एक्सर्शन वाली बात है। ठीक है, बट यहाँ पे ये प्रोमिनेंट रहेगा। स्ट्रेस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग फॉर द माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। देन ड्यूरेशन, विल टॉक अबाउट ड्यूरेशन ऑफ स्टेबल एंजाइना इज, कितना है ड्यूरेशन स्टेबल एंजाइना का? इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 1 से लेके 10 मिनट्स, यूजुअली लेस देन 5 मिनट। मोर देन 10 से 20 मिनट्स उस दिन भी मैंने बताया था, इट विल बी अनस्टेबल एंजाइना। और 5 से 15 मिनट के लिए रहेगा तो प्रिंस मेटल, एंड वेरिएबल मे बी प्रोलॉन्ग्ड, दैट विल बी माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। कैरेक्टर कैसा होगा? टिपिकल एंजाइना वाला कैरेक्टर होगा। किसके अंदर होगा ये? स्टेबल एंजाइना के अंदर। ठीक है, कैसा? प्रेशर स्क्वीजिंग टाइप, और सीवियर प्रोलॉन्ग्ड और मे बी इंक्रीजिंग इन नेचर, दैट विल बी अनस्टेबल एंजाइना। सीवियर मे बी वेरी इंटेंस, कैन बिकम वेरी इंटेंस, दैट इज प्रिंस मेटल, सुबह अर्ली मॉर्निंग और नाइट में। ठीक है, देन टिपिकल और एटिपिकल एंजाइना। व्हाट इज टिपिकल और एटिपिकल? टिपिकल हो गया ये वाला जो शुरू में हमने पढ़ा, दिस इज टिपिकल एंजाइना। एंड व्हाट विल बी एटिपिकल एंजाइना? जल्दी जल्दी बताओ, व्हाट विल बी एटिपिकल एंजाइना? बताइए। व्हाट इज एटिपिकल एंजाइना, हम किसे कहते हैं? टिपिकल एंजाइना तो हमने देख लिया, तो एटिपिकल क्या होता है? There will be chest pain, but no other symptom like sweating or एग्जैक्टली, वेरी गुड, देयर आर नो अदर सिम्टम्स। ठीक है, ओके। देन रिलीव बाय रेस्ट, तो रेस्ट से अगर आराम मिल रहा है, दैट इन 1 to 10 मिनट्स। एंड जीटीएन मतलब है दिस ग्लिस, क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रोग्लिसरिन। ठीक है, तो इन सबसे अगर 1-2 मिनट में आराम मिल जाता है, दैट इज स्टेबल एंजाइना, टिपिकल एंजाइना। रेस्ट से और जीटीएन से ऑफन डज नॉट रिलीव, उस दिन भी बताया, मैंने बताया था, दैट इज अनस्टेबल एंजाइना। और रैपिड रिलीफ अगर मिल जाए नाइट्रोग्लिसरिन से, दैट इज व्हाट, क्या बोलेंगे उसको? Prince metal. प्रिंस मेटल। ठीक है, ठीक है। अब ये दवाई जीटीएन इज ग्लिसरो नाइट्रेट होता है, क्या होता है? Nitroglycerin. ट्राइग्लिसरो नाइट्रोग्लिसरिन। ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रोग्लिसरिन, हाँ। हाँ, वही 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 चीज है, पर उसका सर एक्चुअल टीएनजी फुल नेम होगा, टीएनजी। नहीं, इसका एक्चुअल नेम है ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, इट इज एक्चुअली नाइट्रेट कंपाउंड होता है ना। अगर आप पढ़ोगे
नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो भी वैसोडाइलेशन का काम करता है, और नाइट्रेट कंपाउंड्स भी वैसोडाइलेशन का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो हमें एक वैसोडाइलेटर चाहिए, तो यही है वैसोडाइलेटर। ठीक है, इफ एट ऑल आई एम राइट, क्योंकि एलोपैथी तो हमें इतनी आती नहीं। ठीक है, एंड देन माइक्रोवास्कुलर एंजाइना इज रेस्ट एंड जीटीएन से पार्शियल रिलीफ मिलना। रैपिड रिलीफ, तो ये वर्ड याद रखना है। अब कोई बोलेगा सर इसमें भी ये बता दिया, उसमें पहले ध्यान देना है ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, दैट इज दिस। ठीक है, ओके। देन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या होगा? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर एक्सर्शन, स्ट्रेस, कोल्ड, वही चीज पैथोफिजियोलॉजी और उससे पहले हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, उससे उस जैसा ही चीज इसमें दे रखा है। ठीक है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में क्या होगा? एक्सर्शन, स्ट्रेस, कोल्ड, हेवी मील। ये अनप्रेडिक्टेबल होगा, अनस्टेबल वाला, मे अकर एट रेस्ट, एंड दिस प्रिंस मेटल स्पेशली कोल्ड एक्सपोजर से ठंड के मौसम में ज्यादा दिखेगा। स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर थिंग फॉर प्रिंस मेटल। कोकेन, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन, बहुत ज्यादा लंबा लंबा सांस लेगा तो भी ये ट्रिगर हो सकता है प्रिंस मेटल। ठीक है, बाकी सब में स्ट्रेस, एक्सर्शन है। ईसीजी में हमें स्टेबल एंजाइना में क्या दिखेगा? ईसीजी में हमें दिखेगा एसटी डिप्रेशन। ठीक है, अब ये हॉराइजॉन्टल है, डाउन स्लोपिंग क्या होता है ये नहीं बता रहा मैं, क्योंकि पूरा मतलब टाइम जाएगा इसमें। ठीक है, देन एसटी डिप्रेशन किस में मिलेगा हमें? कैरेक्टरिस्टिक इसमें भी मिलेगा, इसमें मिलेगा, साथ में टी इन्वर्जन, दैट इज अनस्टेबल एंजाइना। ट्रांजिएंट एसटी एलिवेशन प्रिंस मेटल, एंड एसटी डिप्रेशन, टी इन्वर्जन या फिर नॉर्मल भी रह सकता है, दैट इज माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। ठीक है, ईसीजी अगर हम लोग ये करेंगे, देखो अब इसमें डिफरेंस क्या है। ईसीजी हम लोग कर रहे हैं जब पेन हो रहा है उस दौरान, ठीक है, मान लो दोबारा पेन का अटैक आ रहा है उस दौरान कर रहे हैं, या फिर दो अटैक्स के बीच में, बिटवीन दी अटैक्स अगर ईसीजी किया तो क्या होगा? बिटवीन दी अटैक्स ईसीजी किया तो स्टेबल में नॉर्मल आएगा, या फिर ओल्ड क्यू आ सकता है, क्यू वेव आ सकता है, पहले इंजरी हो गई हो उसके बाद भी क्यू वेव आ सकता है। इसमें टी वेव इन्वर्जन हो जाएगा बिटवीन दी अटैक्स अगर हमने किया, दैट मींस पहले अटैक हुआ था फिर बाद में उसका ईसीजी किया हमने। ठीक है, इसमें हमें नॉर्मल अपीयर होगा, किसमें? प्रिंस मेटल में, एंड इसमें भी नॉर्मल अपीयर होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टिक किया लाल से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्नोसिस इसमें ग्रुप गुड है, देयर इज लो रिस्क, एंड द प्रोग्नोसिस इन अनस्टेबल इज पुअर, दैट इज हाई रिस्क इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, एंड प्रिंस मेटल में इट इज गुड इफ नो फिक्स्ड स्टेनोसिस इज देयर, अगर स्टेनोसिस फिक्स नहीं है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड स्टेनोसिस तो यहाँ पे होता है इसलिए रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, इट इज गुड एंड अफेक्ट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, बस क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट करता है, बस ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, इट कैन बी मैनेज्ड। देन ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल एंटी एनाल्जेसिक्स या फिर ये सब यूज करते हैं, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन करना ही पड़ता है अनस्टेबल में। ठीक है, बाकी इन सब में ये लोग नाइट्रेट वाइट्रेट यूज करते हैं। इसमें हमें जो रिस्क फैक्टर्स है उनको, रिस्क फैक्टर एक्चुअली हमें सब में कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, बट जो अनस्टेबल वाला है और जो प्रिंस मेटल है, प्रिंस मेटल अचानक से दिखेगा, ठीक है, अनस्टेबल वाला विल बी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, तो वो हमें पता ही तब चलेगा जब बातें बहुत बड़ी हो चुकी होंगी, हाथ से निकल चुकी होंगी। बट इस केस में क्या होगा, हमें पता चलेगा और हमारे पास बहुत टाइम है उसको ठीक रखने का, सो दैट इट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू द मोर रिस्क। क्लिनिकल फीचर क्या होता है एंजाइना का? टिपिकल एंजाइना का रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट होना, ठीक है, प्रेसिपिटेटेड बाय एक्सर्शन। ठीक है, एटिपिकल में क्या आता है? टू ऑफ द अबव फीचर्स विल बी देयर, नॉट मोर देन टू फीचर्स विल बी देयर। ठीक है, जो आपने बताया ना सिर्फ चेस्ट पेन होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, पर टिपिकल में एक्स्ट्रा चीजें भी रहेंगी, नौजिया वजिया भी रह सकता है। ठीक है, ओके, ये सब टिपिकल फीचर है। जॉ के पास पेन होना, एपिगेस्ट्रियम पेन होना, एसओबी मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नॉजिया, स्वेटिंग, ये सारी चीजें। इसी चीजें चेंजेस हमने ऊपर पढ़ लिए, वही चीज यहाँ पर है अच्छे से एक एक लाइन। ठीक है, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू इट। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन कोरोनरी रिलीजन्स, है ना? तो क्या होगा रिलेशनशिप बिटवीन दिस कोरोनरी रिलीजन्स? फर्स्ट थिंग इज फिक्स्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग मिलेगा हमें स्टेबल एंजाइना में, दैट इज मोर देन 70%। ठीक है, नेक्स्ट वल्नरेबल प्लाक विद थ्रोम्बस अनस्टेबल में। ठीक है, कुछ याद नहीं करना, जितना टिक कराना उतना याद रखना है। प्रिंस मेटल में ट्रांजिएंट स्पैज्म, नो फिक्स्ड स्टेनोसिस, मतलब फिक्स्ड स्टेनोसिस नहीं है, किसी एक जगह पे नहीं मिलेगा। देन माइक्रोवेस्कुलर में माइक्रोवेस्कुलर डिस्फंक्शन, छोटी छोटी जो वेसल्स होती हैं, बड़ी वेसल्स नहीं, हार्ट की छोटी वेसल्स में दिक्कत आ रही है इसमें। ठीक है, ओके।
मैनेजमेंट का कोई काम नहीं है यहाँ पे ज्यादा, बाकी यू कैन गो थ्रू द समरी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने अंडरलाइन कर दिया। देन विल टॉक अबाउट द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। नाउ व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, बट थोड़ा सा अभी इसको कंपेयर करके पढ़ रहे हैं हम लोग। सो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है? इट कॉजेज इंजरी एंड नेक्रोसिस ऑफ कार्डियक मायोसाइट्स। ठीक है, मायोसाइट सेल्स होते हैं हमारे हार्ट में, और जो ये बायोमार्कर्स होते हैं, जब भी देखो सेल की इंजरी होती है, मसल अगर टूटती है तो कुछ रिलीज तो होगा ना ब्लड के अंदर, हाँ या ना? या कहीं पर भी कुछ ऐसी इंजरी होती है ना हमारी बॉडी में, तो मसल ऑलवेज रिलीजेस समथिंग। जैसे मान लो आपको अभी 2 घूसे मारे गए, तो अगर आपको 2 घूसे मार दिए तो कुछ नहीं होगा। बहुत जोर से डंडे बरसाए गए तो उसके बाद क्या होगा? मसल में इंजरी होगी। मसल में इंजरी होगी तो मसल कुछ ना कुछ रिलीज करेगा। ठीक है, दोस फैक्टर्स विल बी कैन बी चेक्ड इन दी ब्लड। ठीक है, ओके। सो आइडियल बायोमार्कर्स क्या होते हैं इस केस में? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में इट इज आइडियल बायोमार्कर्स शुड बी हु राइजेस अर्ली आफ्टर द एमआई, जो हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक हो, जो इन्फार्क्ट के साइज को रिफ्लेक्ट कर सके, इजीली हम मेजर कर सके, एंड दैट कैन रिटर्न टू नॉर्मल इन 7 से 10 डेज। ठीक है, ये आइडियल बायोमार्कर कहे जाते हैं। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं कुछ बायोमार्कर्स। क्या बायोमार्कर्स हैं हमारे पास जो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है, नाउ टेल मी व्हिच बायोमार्कर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? प्रोपोनिन आई है सर, बट इट 3 से 4 घंटे लेता है सर पॉजिटिव होने में। और हाई स्पेसिफिक एक ट्रोपोनिन आई होता है जो विद इन 30 मिनट में पॉजिटिव आ सकता है। अच्छा, यूजुअली बट हम लोग सीपी के एमबी करते हैं या फिर ट्रोपटी ट्रोपाई करते हैं? ट्रोपाइड। हाँ, ट्रोपाई ट्रोपटी करते हैं मोस्टली। ठीक है, एक साथ ही कर लिया जाता है। यूजुअली बोलेंगे लोग सिर्फ ट्रोपाई कर दो, ट्रोपटी कर दो, दोनों ही कर देते हैं। ठीक है, कभी ओपीडी में देखना लोग अपनी वो जो होती है ना, एक किट बोलते हैं उसको, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट वाली, जैसे एक तो सर शुरू में आई थी कोविड वाली जो आई थी सर। हाँ, जैसे कोविड वाली होती है और प्रेगनेंसी टेस्ट की होती है, इस तरह से होती है, तो वह उसी टाइप की इसकी भी होती है, तो लेकर आते हैं। ठीक है, बहुत पुराना एक पेशेंट था, वो लेकर आया था, उठा के लेकर आया था 3-4, और उसको कई कई बार हुआ था। ठीक है, ओके। टाइफी डॉट वाला जो लोकल अर्बन में, ओ सॉरी, गांव देहात में लोग करते हैं ना, टाइफी डॉट कहते हैं, टाइटर पॉजिटिव आ गया हाँ, आपका। टाइफाइड और वो अलग है, वो अलग चीज है, बट वैसे ही होती है वो भी। वो वो बेसिकली एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए होता है टाइफाइड में, बट वो स्पेसिफिक नहीं कार्ड होता। ठीक है, याद रखना, विडाल टेस्ट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर टाइफाइड। ठीक है, विडाल। विडाल। ओके, सो बायोमार्कर पहले हम बात करेंगे मायोग्लोबिन की। तो कभी भी मसल की इंजरी हो तो मायोग्लोबिन रिलीज होगा। ठीक है, 1 से 2 घंटे में रिलीज हो जाता है। पीक होता है इसकी 6 से 9 घंटे में, और इट विल बी एलिवेटेड फॉर 24 से 36 आवर्स तक एलिवेटेड रहेगा। बट याद रखना, इसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी लो होती है। क्यों लो होती है? सर मायोग्लोबिन ओवरऑल मसल्स में भी इंजरी होने की वजह से बढ़ वेरी सकता है। गुड, तो ओवरऑल मसल में भी निकल सकता है वो। एंड साइटोकाइनिन सीकेएमबी, सीके पे एमबी, पता नहीं इसका फुल फॉर्म क्या बोलते हैं इसको, साइटोकाइनेस काइनेज। मायोग्लोबिन ऐसे करके कुछ होता है ना। तो अब इस केस में क्या होता है? इस केस में ये 3 से 6 आवर्स, 18 से 24 आवर्स में पीक हो जाती है। मतलब टाइम टू राइज इन 3 से 6 आवर्स, 18 से 24 आवर्स में पीक होती है, और एलिवेटेड रहता है ये 48 से 72 घंटे के लिए, मतलब 2 से 3 घंटे के लिए। इसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो मॉडरेट से लेके, सेंसिटिविटी मॉडरेट होती है, स्पेसिफिसिटी हाई होती है। ठीक है, तो ये टेस्ट भी क्या रहता है, अब आगे मैं बताऊंगा इसकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंस। अब पहले बात करते हैं हम लोग ट्रॉप आई। तो इट इज अ रेगुलेटरी प्रोटीन इन कार्डिक सेल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कार्डिक सेल के लिए। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट 3 से, ये भी 3 से 6 घंटे के अंदर क्या होता है, इसका टाइम टू राइज स्टार्ट होता है, 3 से 6 घंटे के अंदर बढ़ना शुरू होता है, 24 से 48 घंटे तक पीक में पहुंच जाता है, और एलिवेटेड रहता है 7 से 10 दिन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी हाई सेंसिटिविटी टेस्ट एंड वेरी हाई स्पेसिफिसिटी टेस्ट, मतलब इट इज वेरी हाई स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव फॉर द एमआई। ठीक है, फॉर एमआई। Clear? Then we'll talk about the
ट्रॉप टी, तो ट्रॉप टी इट इज ऑल्सो रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है, इट इज ऑल्सो रेगुलेटरी प्रोटीन, सेम ये भी, सेम ये भी, पर याद रखना ड्यूरेशन एलिवेटेड रहता है 10 से 14 दिन के लिए, ठीक है, मतलब इससे ट्रॉप आई से ज्यादा, दोनों ही हाई स्पेसिफिक हाई सेंसिटिव। एंड अब बात करेंगे हम लोग एलडीएच की और एएसटी। तो एलडीएच देखो, एलडीएच बहुत सारी मसल्स में रिलीज होता है, एएसटी लिवर की कंप्लेन और सब में रिलीज होता है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम में भी रिलीज होता है, बट ये ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, ज्यादा स्पेसिफिक हमारे यही है, एंड साथ में ये है, 3 टेस्ट ज्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है, ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो ये चार्ट आप देख सकते हो कैसे रिलीज होता है, कैसे ये होता है, कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ये बस थोड़ा सा अपना थोड़ा सा ये सजावट के लिए अच्छा लगता है, पर हाँ इससे ये है कि दिमाग में रह जाए तो अच्छी बात है आप लोग के, यही काफी है चार्ट। ठीक है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू इट, सेम चीज को समराइज ऊपर उस चार्ट में कर दिया गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ पॉइंट बोलूंगा, उनको सुनते जाइएगा। ऑलराइट, सर सर हाँ बोलिए। सीकेएमपी का फुल फॉर्म जो है क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड होता है। हाँ, मायोग्लोबिन बोल दिया था ना मैंने, मायोकार्डियल बैंड होता है, कोई बात नहीं, फुल फॉर्म तो आप फुल फॉर्म तो देखो एमसीक्यू में कभी नहीं पूछेगा, बट इट इज गुड टू नो, सी के एमबी की फुल फॉर्म आनी चाहिए ही चाहिए, वेरी गुड, ठीक है, क्रिएटिनिन काइनेज एमबी, ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर एडिशन। अब बात करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। सपोज एक पेशेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एक दो तो आ ही जाते हैं, ओके, सपोज व्हेन ए पेशेंट, ठीक है, विद अनस्टेबल एंजाइना, एक पेशेंट आया अनस्टेबल एंजाइना के साथ, ठीक, तो यहां तक तो बात कोई दिक्कत नहीं थी, अब क्या होगा, अनस्टेबल एंजाइना के साथ आया तो दे विल डेवलप, क्या डेवलप करेंगे वो लोग, एलिवेटेड बायोमार्कर्स, ऑब्वियस सी बात है, एलिवेटेड बायोमार्कर्स, ठीक है, तो डायग्नोसिस क्या बनेगा, डायग्नोसिस कैसे बनेगा इसका, डायग्नोसिस ऑफ नॉन एसटी एलिवेशन एमआई बोलेंगे इसको, बस इतना जान के रखो, अभी इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है, इसको नॉन एसटी एलिवेशन एमआई बोलेंगे, क्योंकि ऊपर मैं बता चुका हूं कि किसमें एलिवेशन होता है किसमें एलिवेशन नहीं होता है, अनस्टेबल में क्या होता है, एलिवेशन होता है कि नहीं होता है एसटी सेगमेंट का, ये देखिए कहा, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, एसटी एलिवेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है अनस्टेबल में, अरे देखिए जल्दी बताइए, रेस्पॉन्ड नहीं करने से फिर मुझे ऐसा लगता है कोई सुन ही नहीं रहा एसटी डिप्रेशन। है ना, तो एलिवेशन किस में होगा, प्रिंस मेटल में होगा, तो याद रखना अनस्टेबल एंजाइना इज, देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे, तो इट डेवलप्स एलिवेटेड बायोमार्कर्स, दैट इज डायग्नोसिस, डायग्नोसिस विल बी ऑफ, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, अल्टीमेटली एंजाइना एमआई की वजह से हो रहा है, देन अब एक सिंड्रोम होता है, एक सिंड्रोम का नाम है वैलेंस सिंड्रोम, वैलेंस सिंड्रोम, ये किसे कहते हैं हम लोग, किसे कहते हैं हम लोग, इट इज अनदर नेम ऑफ अनस्टेबल एंजाइना, क्लियर, अनस्टेबल एंजाइना, ऑल राइट, इसको और क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज गोरो, हाँ बोलिए, विडो मेकर भी बोलते हैं इसको ना? विडो मेकर भी बोलते हैं, आई हैव नो आइडिया, मैंने शायद नहीं सुना, सुना है मैंने कहीं। अच्छा,
ठीक है, तो उसका कोई रेफरेंस होगा वो शेयर कर दीजिए एक बार, मतलब मैंने नहीं सुना तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो कोरोनरी टी वेव सिंड्रोम भी कहते हैं इसको। तो बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, ये जो वैलेंस सिंड्रोम, अनस्टेबल एंजाइना, कोरोनरी टी वेव सिंड्रोम सब एक ही बात है। इसको कहते क्या है, इट इज अ क्रिटिकल पैरोक्सिस्मल ऑफ। तो बेसिकली होता किसमें है, ये अनस्टेबल एंजाइना में होता है ये सारी चीजें। तो इनका नाम रखा हुआ है वैलेंस सिंड्रोम या फिर कोरोनरी टी वेव सिंड्रोम। तो इसमें होता क्या, दिल बी क्रिटिकल, सपोज अगर किसी सिचुएशन में अनस्टेबल एंजाइना की क्रिटिकल पैरोक्सिस्मल क्या हो, लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी का स्टेनोसिस हो। ठीक है, किसमें, इन अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना का पेशेंट था, जब उसका हमने इकोकार्डियोग्राफी ये सब करके देखा, तो हमें पता चला कि उसको लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी जो होती है, जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी जो होती है ना, इसका स्टेनोसिस हो रखा है अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट में। दैट विल बी नोन एज वैलेंस सिंड्रोम या फिर कोरोनरी टी वेव सिंड्रोम। तो इस केस में होगा क्या, बेसिकली देयर विल बी देयर विल बी मोर देन 2 mm टी वेव इन्वर्जन। कहां पे, इन एंटीरियर प्रीकॉर्डियल लीड्स। ईसीजी में देखेंगे तो ये मिलेगा हमें साथ में। ठीक है, तो हमें बस इतना दिमाग रखना है, बस काफी है, इतने में खत्म हो गया वैलेंस। ठीक है, बाकी इसमें कहानी किताबें पढ़ोगे, खोल के देखोगे तो इतना ज्यादा लिखा हुआ है, अपना नाम खुद भूल जाओगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिटिकल नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, आर्टेरियल ट्रंक्स, जैसे मोस्ट कॉमनली जो कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है कि मोस्ट कॉमन कौन सी है, अनकॉमनली कैसे प्रेजेंट होता है, एंड रेयर कौन सी होती है, दैट मींस इन्वॉल्वमेंट। सो विल टॉक अबाउट द कॉमनेस्ट वन, दैट इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, लैड मतलब समझ जाना, 40 से 50% केसेस जो होंगे एंजाइना इस्चीमिया इन सब के, दे विल बी बिकॉज ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट। इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट डोमिनेंस। ठीक है, साथ में राइट कोरोनरी आर्टरी की आर्टरी भी हो सकती है। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट कॉमन, दैट इज 30 से 40% केसेस में हमें मिलेगा, हमें राइट कोरोनरी आर्टरी। एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने, सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी, क्या हो जाता है भाई, कोरोनरी आर्टरी, दैट विल बी 15 से 20% पेशेंट्स में इसकी इन्वॉल्वमेंट मिलती है। मोस्ट कॉमन हमें किसकी मिलती है, हमें मिलती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की। अनकॉमन किसमें होगा, लेफ्ट मेन, नहीं, बाकी जो रिमेनिंग है वो अनकॉमन में आ जाता है। ठीक है, इसका स्पेसिफिक नहीं लिख रहा, बहुत सारे नाम है छोटे छोटे। ठीक है, हमें हमें सिर्फ फोकस कहाँ रखना है, हमें फोकस इतने पे रखना है, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा और यही पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट है बेसिकली। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, नाउ आई टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एमआई, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एमआई। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एमआई, बताइए। याद रखना, इट विल बी एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट। अब इसमें भी मोस्ट कॉमन कौन सा है, बताओ।
इसमें भी मोस्ट कॉमन कौन सा है? एक होता है, हम लोग बोलते हैं ट्रू एंटीरियर वॉल। अब एनाटॉमी मत पूछिएगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता, बिकॉज बाय दिस टाइम ये पता होना चाहिए। ऑक्लूसिव नेचर का होता है, ऑक्लूजन होता है यहाँ पर किसका? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का, उसकी वजह से ट्रू एंटीरियर वॉल इन्वॉल्व होती है। और अब कौन सा पोर्शन है? नेक्स्ट इज एंटेरोसेप्टल, मतलब पूरी एंटीरियर वॉल इन्वॉल्व नहीं हो रही है, एंटेरोसेप्टल पोर्शन जो होता है एंटीरियर वॉल का, वो इन्फाक्शन हो गया उसका। अभी जो इन्फाक्शन हुआ है, हुआ किसकी वजह से? ऑक्लूजन ऑफ ये भी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर एंटेरो लैटरल, ठीक है, इन्फाक्शन अगर हो रहा है, अगर एंटेरो लैटरल इन्फाक्शन हो रहा है तो ऑक्लूजन यहाँ पे किसका हो रहा है? ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी, समझ जाना। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4। अब बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 की। तो मोस्ट सेंसिटिव लीड in detecting intra-operative MI ऑपरेशन के दौरान MI हो रहा है, वो कौन सी लीड से पता चलेगा? बताइए। सेकंड लीड V5 and second, but mostly most sensitive will be lead 5, ठीक है, that will be most sensitive, greatly sensitive, great sensitivity. Alright, that means अगर मैं great sensitivity की बात कर रहा हूं, that means 75% इंट्रा ऑपरेटिवली ये मिलेगी। मतलब हम लोग ड्यूरिंग द ऑपरेशन अगर एमआई हो रहा है किसी को, है ना, सो विल गेट टू फाइंड फ्रॉम दिस लीड ओनली। सारी मशीन लगी रहती है ना। अब हम लोग तो आईसीयू और इन सब में इंटेंसिव केयर यूनिट पे कभी काम नहीं किए, ना ही हम लोग उसके बारे में ज्यादा पढ़े हैं, ठीक है। 89% ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ट्रेडमिल टेस्ट, है ना, उस समय भी हमें लीड V5 हमें बताती है रिगार्डिंग एमआई, ठीक है। ओके, मतलब दिस इज सेंसिटिव। हमें मतलब कहने का मतलब मेरा बेसिक ये है, सबसे पहले अगर आप कब किसी का ऑपरेशन हो रहा होगा एज अ डॉक्टर, जिसको जो एज एन होम्योपैथ आपको कभी एंटर करने नहीं दिया जाएगा उसके अंदर, तो भूल जाइए। पर फिर भी अगर भूले भटके आप पहुंच जाते हैं वहां पर, तो आपको देखना पड़ेगा लीड 5 को और लीड 2, उसमें से भी लीड 5 वेरी इंपॉर्टेंट। वेराज अगर ट्रेडमिल टेस्ट कर रहे हैं तो साथ में जो उसके ऊपर ऐसे छाती पे पैर पे ऐसे लीड लगा देते हैं ना, साथ में हम लोग चेक करते हैं चीजें, ईसीजी की रीडिंग भी आती है, तो उसमें क्या देखेंगे हम? लीड V5 देखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6, ठीक है। ईसीजी चेंजेस इन अक्यूट इन्फाक्शन। तो अक्यूट इन्फाक्शन अगर किसी को हुआ है, ठीक है, ईसीजी changes in acute infarction, ठीक है। हम क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे कुछ ऐसी चीजें, ठीक है। सबसे पहली, दैट मीन्स कोई भी चीज होती है तो उससे पहले एक फेज होता है, अर्ली अक्यूट फेज। फिर और क्या फेज आ सकता है इसमें? आ सकता है हमारा फुल्ली इवॉल्व फेज, और बाद में क्या आ सकता है हमारा?
ओल्ड इन्फॉक्शन, है ना, उसी के हिसाब से हम लोग ईसीजी में देखेंगे ना चीजें। मतलब हमें कैसे समझ में आएगी कि अगर ईसीजी में ये प्रेजेंट है तो उसको अक्यूट फेज हुआ है या पूरा इवॉल्व फेज हो चुका है या फिर बहुत पुराना हो चुका है इसका एमआई, ये हमें कैसे पता चलेगा? ईसीजी से ही पता चलेगा हमें। ओके एक मिनट पानी पीना है। ओके सो वेयर आई वाज, अर्ली अर्ली अक्यूट फेज। अर्ली अक्यूट फेज में हमें क्या दिखेगा? एसटी एलिवेशन, ठीक है, एंड टी वेव पीक। बस ये दो पॉइंट हमें याद रखने हैं, बाकी कुछ याद रहे या ना रहे, ना रहे तो अच्छी बात है, याद रहे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐसे। अब बात करते हैं हम लोग इस केस की। इसमें क्या है? यू विल फाइंड पैथोलॉजिकल क्यू, बट ये प्रोमिनेंट नहीं होगा इस केस में। क्या प्रोमिनेंट होगा? नहीं, ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा इसमें। पैथोलॉजिकल क्यू मिलेगा बट टॉमस्टोन वाला नहीं मिलेगा, मतलब वो मिलेगा ओल्ड इन्फॉक्शन में। ये हो गया। फिर इंक्रीज्ड एसटी वेव एंड टी वेव विल बी इन्वर्टेड, इनवर्टेड उल्टी टी वेव मिलेगी। यहाँ पीक मिल रही थी और यहाँ कैसी मिलेगी? उल्टी, ठीक है, याद रखना ये चीज। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम लोग ओल्ड इन्फॉक्शन की। ओल्ड इन्फॉक्शन में हमें क्या मिलेगा? इसमें पैथोलॉजिकल क्यू वेव प्रोमिनेंट होगी, ठीक है। एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट will become normal and T wave will also become somewhat normal. ये ओल्ड इन्फॉक्शन हो चुका है। बस ओल्ड इन्फॉक्शन हुआ है, पहले इन्फॉक्शन वो कौन बताता है? टॉमस्टोन, मतलब पैथोलॉजिकल क्यू वेव, मतलब डीप पैथोलॉजिकल क्यू वेव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 6, ठीक है। अब क्या बताना है? हाँ, एक और चीज बताना। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7। सपोज किसी को अक्यूट एमआई हुआ है, ठीक है, किसी को अक्यूट फेज एमआई हुआ है, अक्यूट एमआई हुआ, क्लियर, एंड डिलेड, ठीक है, मतलब दोबारा से री इन्फॉक्शन नहीं हुआ है, नो री इन्फॉक्शन, ठीक है। तब तो जो हमारे बायोमार्कर होंगे इस केस में, बायोमार्कर ऑफ चॉइस विल बी ट्रोपोनिन, ठीक। क्यों ट्रोपोनिन? वाई ट्रोपोनिन? वाई ट्रोपोनिन? बिकॉज दे आर रिलीज्ड इन सर्कुलेशन। कब? किस टाइम पर? 4 से 8 आवर्स, है ना। कब? आफ्टर एमआई। किसी में जगह पे 3 से 8 लिखा है, किसी जगह किसी किताब में 4 से 8 लिखा है, दोनों चलेबल है, ठीक है। आफ्टर एन एमआई, ठीक है, एंड दे आर डिटेक्टेबल, डिटेक्टेबल कब तक डिटेक्ट होते हैं ये? टिल ऑन एन एवरेज 10 से 14 दिन के लिए। ट्रॉप टी ट्रॉप आई का 1-2 दिन का वेरिएशन है। आफ्टर इनिशियल इवेंट, है ना, जब शुरुआत में उसका एमआई वाला फेज हुआ, उससे लेके 10 से 14 दिन तक हमारे ब्लड में दिखाई देंगे ये, ठीक है। बट ये
ये जो ट्रॉप टी है ये री इन्फॉक्शन के बारे में नहीं बता सकता। कैन नॉट टेल। ठीक है, तो अब ये री इन्फॉक्शन के बारे में बताएगा कौन फिर हमें? कौन बताएगा री इन्फॉक्शन के बारे में? ठीक है, ये बताएगा जिसका कोई काम नहीं आ रहा था, वो बताएगा CKMB। जब शुरू में हमने इसको बोला ना, नाकारा लाचार है, ये हर जगह हो जाता है, कहीं भी मुंह उठा के आ जाता है, तो बात वहां पर खत्म नहीं होती। हर किसी की एक इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, इसकी भी एक इंपॉर्टेंस है, यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस आएगी, बिकॉज ये हमें बताता है, री इन्फॉक्शन की इंफॉर्मेशन देता है। टू डायग्नोस री इन्फॉक्शन। तो कैसे पता चलेगा री इन्फॉक्शन है? तो ये मतलब कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, कोई बता सकता? जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बताइए। मतलब CKMB हर जगह रिलीज हो रहा है, तो री इन्फॉक्शन ये किस, मतलब क्या लॉजिक होगा उसके पीछे की री इन्फॉक्शन ये समझा दे रहा है हमें कि भैया देख लो, आपका री इन्फॉक्शन हो रहा है आपके पेशेंट। बताइए। देखिए, ये भी 4 से 8 आवर्स में रिलीज होता है, 3 से 8, 4 से 8 ऐसे करके ना। कब कब होता है रिलीज? आफ्टर बायोमार्कर, सॉरी, आफ्टर इन्फॉक्शन, आफ्टर MI। क्लियर? एंड इट विल रिटर्न टू नॉर्मल। कितनी देर में रिटर्न हो जाता है नॉर्मल? आफ्टर 72 आवर्स। ये 72 घंटे में नॉर्मल हो जाता है, 48 से 72 घंटे में नॉर्मल हो जाता है। दैट मीन्स नियर अबाउट 3 डेज के अंदर ये नॉर्मल रेंज में आ जाता है। ठीक है, नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो 72 घंटे में अपना काम कर दे रहा है, नीचे लेवल में चले आ रहा है, इसका कहने का मतलब साफ साफ ये है, दिस विल मेक इट यूजफुल फॉर व्हाट? इट विल बी, ये जो ड्यूरेशन है, इट बी यूजफुल फॉर व्हाट? फॉर द डिटेक्शन ऑफ री इन्फॉक्शन। समझ में आया बात? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि 72 घंटे में नॉर्मल हो जा रहा है। अब मान लो कुछ हफ्ते में दोबारा किसी को इन्फॉक्शन हुआ, तो CKMB भी साथ में हम करेंगे। ट्रॉपटी ट्रॉपाई तो करा हुआ है, हमें पता है एलिवेटेड रहेगा वो, ट्रॉपटी ट्रॉपाई 10-14 दिन तक एलिवेटेड रहता है, वो हमें री इन्फॉक्शन नहीं बता सकता। जो चीज जल्दी बढ़ के कम हो जा रही है वो हमें बता देगी, एंड दैट इज CKMB। दोबारा किसी को MI हुआ, CKMB भी साथ में कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा दोबारा एलिवेट हो गया, दैट मीन्स व्हाट? कि दोबारा हुआ है इसको। ठीक है, ओके। क्योंकि देखो, अब बोलोगे कि सर ये तो सिम्टम से हमें पता चल जाएगा कि MI है, फलाना है, ढिमकाना है। वो जो MI के सिम्टम होते हैं ना, बहुत सारे चीजों जैसे सिम्टम सेम ही होते हैं, तो ये कहना और डायग्नोस करने में जमीन आसमान का अंतर है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर पॉइंट है ये, 8 नंबर पॉइंट। ठीक है, यहां से आपका पूरा MI खत्म हो जाएगा। सो मोस्ट कॉमन valvular lesion seen in MI कौन सा होता है? मैंने बताया था पहले, बताइए। माइट्रल वॉल। क्या चीज? माइट्रल यस, वॉल। माइट्रल रिगर्जिटेशन, वेरी गुड। ठीक है, एक सिंड्रोम होता है, उसको हम लोग कहते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम। नाम सुना है इसका? ड्रेसलर्स सिंड्रोम। तो ये होता क्या है ड्रेसलर सिंड्रोम? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस नोन फॉर? इट इज अ delayed form of autoimmune
पेरिकार्डाइटिस। अब फिर एमआई से क्या लेना देना है इसका, क्योंकि दिस डेवलप्स, दैट डेवलप्स, दिस डेवलप, जो भी भाषा यूज कर लो, वीक्स आफ्टर, सब में नहीं, जिनमें भी ऑटो इम्यून रिएक्शन होना शुरू हो जाए उन केसेस में आफ्टर एमआई। मान लो किसी की इम्यूनिटी ने खुद ने अटैक करना शुरू कर दिया, एमआई हुआ, उसके बाद इम्यूनिटी ने अटैक किया, तो इट कैन डेवलप इनटू अ कंडीशन नोन एज ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस आफ्टर वीक्स आफ्टर एमआई। एमआई हुआ था उसके कई वीक बाद। तो अब वो कितने वीक हो सकते हैं, ठीक है, कितने वीक हो सकते हैं, 1 से 4 वीक भी हो सकता है, मतलब पूरा 1 महीने बाद भी हो सकते हैं फॉलोइंग एमआई, ठीक है, और सेवरल मंथ्स, कई महीनों बाद भी ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। ऑटो इम्यूनिटी तो डेंजरस होती है, हाँ या ना? हाँ या ना? ऑटो इम्यूनिटी डेंजरस होती है कि नहीं होती, बताइए। तो इम्यून सर जब फेवर में है तो डेंजरस नहीं होगी। पहली बात, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है फेवर में है ही नहीं वो। ऑटो इम्यून कंडीशन मतलब क्या होता है, आपकी खुद की इम्यूनिटी आपको धोखा दे रही नुकसान पहुंचा रही है ना? तो दैट इज नॉट अ गुड कंडीशन, दैट इज नॉट इन फेवर। इम्यूनिटी इज इन फेवर, ऑटो इम्यूनिटी इज नॉट इन फेवर, ठीक है, ओके। तो रोमैटिक फीवर में क्या ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है? रोमैटिक फीवर में ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है? ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है उसमें तब जाके ना उसका कार्डियक टिश्यू इन्वॉल्व होता है, क्योंकि खराब करना था जॉइंट्स को, पर वो जाके खराब कर रहा है हार्ट को भी, ठीक है, क्योंकि मिमिक द हार्ट मसल्स आल्सो मिमिक समथिंग, है समथिंग ऐसे प्रोटीन है जॉइंट्स का, है समथिंग ऐसा कुछ पॉइंट है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस याद रखने के लिए याद रखना कि हाँ उधर भी डेवलप होती है, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा कार्डियोलॉजी खत्म, ठीक है। कल मंडे है, कल तो क्लास नहीं होगी, कल फिजियोलॉजी क्लास है। ट्यूसडे को विल स्टार्ट न्यूरोलॉजी, ठीक है, एंड विद इन 4 or 5 क्लास आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।